नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 11th केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस पर हमने अभी तक बहुत सारे कंसेप्ट्स की बात की है। हमने शुरू की 3 क्लास में काफ़ी सारी बातें सीखी जो कि जितनी भी हम केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे, जब तक हम केमिस्ट्री से कंसर्न में रहेंगे, वो हमारे सभी काम आएंगी। पिछली क्लास की यदि हम बात करें तो हमने सीखा था कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, और हमने साथ साथ सीखा था मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल अवधारणा क्या है, किसी पदार्थ के मोल को कैसे निकालते हैं, इस सब को हमने बहुत गहराई से जाना था। आज की क्लास में हम सीखेंगे, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो लिमिटिंग रीजेंट की बात करेंगे। सीमांत अभिकर्मक क्या होते हैं, हमें पहला ये सीखना है कि सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है या कब तक कंप्लीट होगी, दो रिएक्टेंट आपस में मिलाएंगे तो उनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, और दूसरा हमें सॉल्यूशन स्टोइकोमेट्री सीखनी है, विलियन रस समीकरण मितीयता। इसमें हमें बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे हम बात करेंगे मास परसेंटेज के बारे में, द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में बात करेंगे, मोलैलिटी के बारे में बात करेंगे, मोलरिटी के बारे में बात करेंगे, नॉर्मलिटी के बारे में बात करेंगे। तो हमें ये सब कंसेप्ट सीखने के जब कभी हम चाहे प्रैक्टिकल करने जाएं, हम कोई सॉल्यूशन बनाएं या हम आगे पढ़ाई करें, तो मोलरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, इसके अलावा मोल फ्रैक्शन, ये कुछ ऐसे हैं जो हमेशा काम आएंगे आपके। तो इस क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, समझने की पूरी कोशिश करें, और ये कंसेप्ट क्योंकि आपके आगे बहुत आगे तक काम आएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट से, या सीमांत अभिकर्मक क्या होते हैं। सीमांत अभिकर्मक वह अभिकर्मक जो पहले समाप्त होता है, उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। मैं आपको एग्जाम्पल से बात समझाने की कोशिश करूं। जैसे मानो हम कहें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं। अब इसमें अगर आप कह लें रिएक्शन लिखोगे तो N2 प्लस थ्राइस H2 इक्वल टू ट्वाइस NH3, यानी कि नाइट्रोजन के 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ मिलकर 2 मोल अमोनिया बना रहे हैं। अब इनमें से जितना भी अमाउंट हम लेके चले नाइट्रोजन का या हाइड्रोजन का, जो पहले खर्च हो जाएगा, जो पहले समाप्त हो जाएगा, वही लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा, वही सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। सीमांत मतलब जब सीमा का अंत हो जाए, जब रिएक्शन होना अंत हो जाए, बंद हो जाए। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि जब हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं तो नाइट्रोजन किससे अभिक्रिया करके अमोनिया बनाएगा। तो यदि पहले हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, पहले हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है, तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। यदि नाइट्रोजन पहले समाप्त हो जाएगा तो नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो कितनी आवश्यकता है हमें पदार्थ की किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ जो हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो 100% ना बनकर 99.6%, 98%, 93%, 94% बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें से कोई ना एक पदार्थ उसमें से लिमिटिंग रिएजेंट बन गया होगा, जिसके कारण से वो तो समाप्त हो गया, और दूसरा उस कारण से रिएक्शन कर नहीं पाया, इसलिए प्रोडक्ट 100% नहीं बना है। कुछ रिएक्टेंट जो एक्सेस में है, जो आधिक्य में है, वो बचा रह जाता है। एक प्रश्न दिया हुआ, उसको समझने की कोशिश करें। 50 किलोग्राम नाइट्रोजन गैस और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस को अमोनिया बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है, यानी कि इनको आपस में मिलाया जाता है। इन स्थिति में अमोनिया के उत्पादन के लिए सीमांत अभिकर्मक को पहचानिए। वो कह रहे हैं कि 50 किलोग्राम तो लिया है नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम लिया हाइड्रोजन, आपस में रिएक्शन करा रहे हैं। आप कह रहे हैं इन दोनों में से बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, इसमें सीमांत अभिकर्मक कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा इसमें रिएजेंट है जो पहले खर्च हो जाएगा। तो जैसे कि पहले हमने कहा, सबसे पहले रिएक्शन लिखो और रिएक्शन लिखने के बाद उसको बैलेंस कर लो। तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और अमोनिया बनी। अब यहाँ पर हमें बैलेंस करना होगा, तो बैलेंस करने के लिए यदि हम 2 वहाँ लिखते हैं तो 6 हाइड्रोजन होगा। यहाँ 6 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? 3H2। तो बैलेंस इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई? नाइट्रोजन N2 प्लस थ्राइस H2 इक्वल टू ट्वाइस NH3, यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है और क्या बनाती है? 2 मोल अमोनिया बनाती है। अब हमें नाइट्रोजन के मोलों की संख्या निकालनी है। बात को समझना, क्या कहा? नाइट्रोजन के मोलों की संख्या कैसे निकलेगी? नाइट्रोजन कितने दे रखा है? 50 किलोग्राम। यहाँ कितना दे रखा है उन्होंने? 50 किलोग्राम दिया हुआ है, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 15 to 1000 कर दिया।
नाइट्रोजन का मास कितना है 28 ग्राम पर मोल। ग्राम में क्यों कन्वर्ट किया कि 28 ग्राम पर मोल है, अदरवाइज हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर नाइट्रोजन को भी हमें यहाँ पर किलोग्राम में लिखना पड़ता, फिर 0.028 करते। तो हमने ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो 50 × 1000 अपॉन 28, तो ये आ गया 17.86 × 10⁻²⁵ मोल। तो हमने क्या किया, नाइट्रोजन के हमने मोल निकाल लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन के मोल। तो हाइड्रोजन के मोल आपके समझ में आ रहा होगा, हाइड्रोजन कितना दिया था क्वेश्चन में, 10 किलोग्राम। इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन, 1.008 का होता है, तो 2 कितने हो गए 2.016। तो जैसे हमने नाइट्रोजन के केस में 28 से डिवाइड किया था 14 और 14 एंड 2 एन थे ना, तो 14 28 से, ऐसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 1.008 और 1.008 तो हो गया 2.016 से डिवाइड कर दो। तो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या कितनी आई, 4.96 × 10⁻³ मोल। दोनों के मोल निकाल लिए हमने, नाइट्रोजन के मोल निकाल लिए और हमने हाइड्रोजन के मोल निकाल लिए, दोनों के मोल हमारे पास में आ गए। अब समीकरण के अनुसार क्या कहता है, वो कहता है 1 मोल नाइट्रोजन को अभिक्रिया करने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन की आवश्यकता है। 1 मोल, क्योंकि रिएक्शन क्या आती है, N2 + thrice H2 = twice NH3। इसका मतलब क्या हुआ कि 17.86 × 10⁻² मोल जो आए थे नाइट्रोजन के लिए, उनको हाइड्रोजन के लिए कितनी आवश्यकता होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मोल के लिए 3, तो यहाँ नाइट्रोजन में कितने मोल उपस्थित हैं, हमने कैलकुलेशन करके निकाला। जो नाइट्रोजन का भार दिया था उसमें से हमने 28 से उसको डिवाइड कर दिया, तो आया 17.86 × 10⁻², उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या आ गया, इसमें हाइड्रोजन के रिक्वायर्ड मोल कितने हैं, 5.36 × 10⁻³ मतलब यदि पूरी नाइट्रोजन पूरी हाइड्रोजन से रिएक्शन करे तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, कम से कम हो चाहिए 5.36 × 10⁻³ वास्तव में हमने अब जो मोल निकाले थे हाइड्रोजन के, तो वो कितने थे, वो निकल कर आए थे 4.96 × 10⁻³ बात समझ में आ रही ना। चाहिए कितने पूरी रिएक्शन करने के लिए, 5.36 हैं कितने, 4.96। कम कौन है, हाइड्रोजन, तो लिमिटिंग रीजेंट कौन हुआ, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमारे लिए हाइड्रोजन लिमिटिंग रीजेंट है, वो पहले सीमांत अभिकारक है क्योंकि वो कम मात्रा में उपस्थित है। तो इस तरह से हम ये निकाल लेंगे कि कौन यहाँ पर सीमांत अभिकारक है। कोई भी रिएक्शन हम कर रहे हैं उसके लिए सीमांत अभिकारक कौन होगा। अब फिर एक और बात, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, पूछा अमोनिया कितनी मिलेगी। अमोनिया अब नाइट्रोजन के हिसाब से नहीं मिलेगी, अमोनिया मिलेगी हाइड्रोजन के हिसाब से, क्योंकि नाइट्रोजन तो बच जाएगी एक्सेस में। तो हाइड्रोजन के 4.96 × 10⁻³ मोल से ही केवल जितनी अमोनिया बननी है वही बनेगी। तो उससे हम अमोनिया की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि जैसे मानो 6 मोल से कितनी बनती है, इतनी बनती है, 3 मोल से कितनी बनती है, इतनी बनती है, तो फिर 4.96 से कितनी बनेगी। तो इस तरह से हम इसके आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक और बात, विलयनों में अभिक्रियाएं, रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, इसको भी हमें सीखना होगा। इसकी जिसको हम सॉल्यूशन स्टोइकोमेट्री भी कहते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा था कुछ कंसेप्ट्स हैं, जैसे हमने कहा मास परसेंटेज, मोलैरिटी, इसके बाद मोल फ्रैक्शन, क्योंकि ये सारे में काम आते हैं। इसको आप थ्योरी में पढ़ोगे, थ्योरी में काम आएंगे, क्लास 12th में जाओगे तो सॉल्यूशन चैप्टर में काम आएगा, आगे प्रैक्टिकल क्लासेज जाओगे तो ये काम आएगा। तो ये जो कंसेप्ट है मास परसेंटेज, मोलैरिटी, इसको बहुत गहराई से अच्छे से आप समझो। देखो पहले मास परसेंटेज क्या है, स्पष्ट शब्दों में समझो। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, विलेय पदार्थ यानी कि सॉल्यूट, उस सॉल्यूशन में के 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट है, वो उसका कहलाता है मास परसेंटेज। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास फॉर्मूला हो गया विलेय का द्रव्यमान मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन विलयन का द्रव्यमान मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये कितना वो द्रव्यमान उपस्थित है उसका हम पता लगा लेंगे। जैसे मानो मैं आपसे कहूँ कि 4% सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बनाइए, ऐसे आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो लिखा हुआ आएगा कि आपको इसमें 4% सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बनाना है। कैसे बनाओगे, आपके पास सबसे अच्छा तरीका, 4 ग्राम लेना है सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, इसका भार कितना हो चाहिए 100, 4 + 96 × 100, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, 4% आ जाएगा। 10% हम कहें आपको ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाना है, तो क्या करोगे, 10 ग्राम तो लोगे ग्लूकोज, और 10 ग्राम ग्लूकोज प्लस 90 ग्राम जल, तो हो गया वो 10% किसका, ग्लूकोज का सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम कुल मिला के सॉल्यूशन का मतलब क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, विलेय प्लस विलायक,
ये मिलकर 100 ग्राम होना चाहिए। उस 100 ग्राम में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है? 10 ग्राम प्रेजेंट है, 10% सॉल्यूशन। 4 ग्राम प्रेजेंट है, 4% सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से आप द्रव्यमान प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल से बात समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न क्या है, हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए किसी पदार्थ ए के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर विलयन प्राप्त किया जाता है। तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन कीजिए। तो यहाँ का ए का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? ए का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, बात समझ आ गई कि ए का द्रव्यमान कितना अपॉन विलयन का द्रव्यमान कितना। मानो हम कहें कि पदार्थ का यहाँ पर कितना उपस्थित है, मानो हम कहें 2 ग्राम उपस्थित है। ए का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 2 है। तो नीचे क्या, ऊपर क्या जाएगा? ऊपर आएगा 2 ग्राम इंटू 100 और नीचे क्या आएगा? 2 + 18। क्यों 18? क्योंकि जल का। तो इससे हम क्या निकालेंगे? 2/20 इंटू 100। इससे हम उसका द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। उदाहरण से आपकी बात समझ में आ गई होगी। हमने कहा ए के 2 ग्राम उपस्थित हैं जल में, तो जल का हमने नीचे तो जल और पदार्थ दोनों का रखेंगे क्योंकि विलयन का रखना है, और ऊपर 2 ग्राम रखा इंटू 100। तो 2/20 इंटू 100 यानी कि 10% है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की। नेक्स्ट जो समझने की कोशिश करें वो है मोल अंश। मोल अंश क्या है? मोल अंश किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की कुल संख्या का अनुपात है। ध्यान से देखें, सुने इसको। मोल अंश किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की कुल संख्या का अनुपात है। मान लीजिए हमारे पास हमने विलयन बनाया, उसमें हमने 2 पदार्थ लिए ए और बी। ए के मोलों की संख्या Na, बी के मोलों की संख्या Nb। तो फिर ए के मोल फ्रैक्शन क्या होगा? ए का मोल फ्रैक्शन होगा Na/Na + Nb। तो फिर आपसे मैं पूछूंगा बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो आप तुरंत कहोगे सर Nb/Na + Nb। तो मोल फ्रैक्शन क्या? आप डेफिनेशन को वापस से पढ़ो। मोल अंश किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या, हमने कहा जैसे ए के निकालने तो Na अपॉन विलयन में सभी मोलों की संख्या, जैसे Na + Nb, उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन या मोल अंश कहते हैं। अब इस मोल अंश को समझने की कोशिश करो। देखो, जैसे ए के मोल अंश क्या होंगे? ए के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के कुल मोलों की संख्या, यानी कि Na/Na + Nb। बी का मोल अंश क्या होगा? बी के मोलों की संख्या अपॉन विलयन में कुल मोलों की संख्या, तो क्या हो गया? Nb/Na + Nb। इस प्रकार से हम मोल फ्रैक्शन या मोल अंश आसानी से निकाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल से बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी कंसेप्ट को समझना है तो एग्जाम्पल लें तो बात समझ में आ जाएगी। हमें मोल फ्रैक्शन समझना है। प्रश्न क्या दे रखा है? 0.5 मोल ग्लूकोज और 1 मोल जल के विलयन में ग्लूकोज के मोल अंश ज्ञात कीजिए। एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें ग्लूकोज के 0.05 मोल हैं और जल के 1 मोल है। इसमें ग्लूकोज का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो विलयन में ग्लूकोज के मोल कितने हैं? 0.5 मोल। विलयन में जल के मोल कितने हैं? 1 मोल। तो ग्लूकोज का मोल अंश क्या होगा? ग्लूकोज के मोल अपॉन ग्लूकोज के मोल प्लस जल के मोल। ग्लूकोज के मोल कितने उपस्थित हैं? 0.5। नीचे क्या आएगा? 0.5 + 1। इससे हम क्या निकाल लेंगे? ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो 0.5 अपॉन 0.5 + 1 तो कितना आ गया? 0.5 अपॉन 1.5, और 0.5 अपॉन 1.5 किसके बराबर हो गया? 0.33। तो ग्लूकोज के मोल अंश कितने हुए? 0.33 हो गए। ठीक है। अब मैं मानो आपसे ये पूछता, इसमें ये बताओगे जल के कितने मोल अंश है, तब आप क्या करोगे? तब आप जहां ऊपर 0.5 रखा है उस जगह क्या रख दोगे? 1.0। बात समझ में आ गई? अब हमें जल के मोल अंश निकालने हैं तो ऊपर क्या जाएगा? 1.0, नीचे वही आएगा 0.5 + 1.0। तो क्या जाएगा? 1.0 अपॉन 1.5, और 1.0 अपॉन 1.5 क्या हो गया? 0.66। तो ऐसे सॉल्यूशन में ग्लूकोज के जो मोल अंश है वो 0.33 है, जबकि जगह वाटर के हम निकालें, जल के निकालें तो 0.66 आ जाएगा। अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। मोलरिटी या मोलरता क्या है? बहुत ध्यान से बात समझें। एक किसी भी विलय की 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या। 1 लीटर है, यहाँ ध्यान से सुने बात को। देखो, यहाँ हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो हमने किस में लिया है? वॉल्यूम में लेके चल रहे हैं। ये क्या है? जो मोलरता जो कंसेप्ट है ये मास वॉल्यूम यूनिट है। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे तो मास यूनिट था।
बात समझ में आ रही है? हमने पहले क्या किया था, सॉल्यूट को भी मास में लिया था, सॉल्वेंट को भी मास में लिया था। हमने कहा 2 ग्राम 18 ग्राम में घुला हुआ है, ये इतने ग्राम इतने में घुला हुआ है। हमने मोल निकाले तब भी ग्राम में लिया। तो पहली यूनिट थी मास मास यूनिट। अब जो बात कर रहे हैं वो मास वॉल्यूम यूनिट की बात कर रहे हैं। तो बात आपके समझ में आ रही होगी, सॉल्यूट को लेंगे मास में, सॉल्वेंट को लेंगे वॉल्यूम में। तो ये मास वॉल्यूम यूनिट का पहला है मोलरिटी या मोलरता। क्या कह रहे हैं, 1 लीटर विलियन, आप शब्दों को ध्यान से सुनना, 1 लीटर विलियन में विलेय पदार्थ के कितने मोल उपस्थित हैं, वो मोलरता कहलाती है। तो मोलरता बराबर क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में, ये मोलरता कहलाती है। एक एग्जाम्पल, जैसे वही बात आ गई, एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। प्रश्न देखो, NaOH के ऐसे विलियन की मोलरता का परिकलन कीजिए जिसे 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में, यानी कि इतनी मात्रा में मिलाया गया है कि विलियन का आयतन 250 ml हो गया है। बात समझ में आ रही है? 4 ग्राम तो किस में लिया, मास में, 5 जल किस में लिया है, वॉल्यूम में। तो ये कैसी यूनिट हो गई, मास वॉल्यूम यूनिट। तो 4 ग्राम को मतलब कुल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 250 ml है। अब यहाँ बात को समझो, देखो हमने कहा प्रश्न हमारे पास क्या था, फॉर्मूला क्या था कि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे निकालोगे, विलेय पदार्थ का भार अपॉन उसका अणुभार, उससे निकल जाएगा मोल। तो 4 ग्राम NaOH है, इसका वो निकालो मोलर मास, तो कितना आ जाएगा, देखो विलियन में NaOH का प्राप्त द्रव्यमान कितना देखा, 4 ग्राम। NaOH का मोलर मास निकालो, देखो Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, 23 + 16 + 1 कितना हो गया 40। NaOH का मोलर द्रव्यमान आया, वो कितना आया 40 आया। मोलों की संख्या कैसे निकालोगे, जो भी द्रव्यमान दिया हुआ है, दिया हुआ द्रव्यमान अपॉन मोल, जितना भी उसका मोलर द्रव्यमान है, यानी कि 4/40। तो 4/40 से हम क्या निकाल लेंगे, हम उसका निकाल लेंगे कि उसका कितनी मोलों की संख्या उपस्थित है। विलियन का आयतन कह रहा है 250 ml, 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करो तो 0.250 लीटर आ गया। अब मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे हम, द्रव्यमान NaOH का द्रव्यमान अपॉन NaOH का मोलर द्रव्यमान। NaOH कितना दे रखा है 4 ग्राम, मोलर द्रव्यमान 40, जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था 4/40, तो 0.1 मोल, 0.1 मोल NaOH उपस्थित हैं। कितने में उपस्थित हैं, 0.250 लीटर में उपस्थित हैं। अब मोलरिटी निकल जाएगी। मोलरिटी का हमने फॉर्मूला क्या दिया था, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोलों की कितनी संख्या उपस्थित है, हमें मालूम है 0.1। विलियन का आयतन कितना है लीटर में, 0.250। तो ये हम निकाल लेंगे 0.1 मोल अपॉन 0.250 लीटर, तो कितना आ गया 0.4 मोल पर लीटर। तो मोलरिटी निकाल ली। खूब बात समझ में आ गई। मोलरिटी निकालने क्या किया, पहले जो भी पदार्थ आपको दिया गया है उसके मोलों की संख्या निकाल लो। मोलों की संख्या कैसे निकालोगे, जो भी द्रव्यमान दिया है उसमें उसका मोलर मास को डिवाइड कर दो तो मोलों की संख्या आ जाएगी। टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है उससे डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगी। याद रखें, मोलरिटी को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो आपको क्वेश्चन दिया था उसमें NaOH सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी आई, 0.4 मोल पर लीटर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, मोललता या मोलैलिटी। इसको समझा कि मोललता है क्या। विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो मोललता क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब देखो यहाँ हम कंपेरिजन भी करेंगे, यहाँ हम तुलना भी करेंगे। मोलरता क्या था, मोलरिटी क्या थी। हमने कहा था कि विलेय के मोलों की संख्या, ध्यान आ रहा है, लेकिन वहाँ क्या कहा था नीचे, यहाँ कहा था हमने विलायक का आयतन, और यहाँ कह रहे हैं विलायक का द्रव्यमान। यहाँ अंतर देख लो, ये विलायक का द्रव्यमान कह रहा है, वहाँ आयतन कह रहा था। तो मोललता का मतलब यहाँ द्रव्यमान है और मोलरता में आयतन है। दूसरा अंतर देखो, वहाँ हमने कहा था विलियन का आयतन, वहाँ हमने सॉल्यूशन लिया था, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को लेकर चले थे वॉल्यूम। लेकिन यहाँ हमें केवल भार किसका लेना है, द्रव्यमान किसका लेना है, केवल सॉल्वेंट का। यहाँ सॉल्यूट का नहीं लेना है। अंतर समझ में आ गया। मोलरता और मोललता में अंतर सुन लीजिए। पहले वाले में जब हमने किया, जो मोलरता की बात कर रहे थे, तो वहाँ हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया था, यहाँ ले रहे हैं द्रव्यमान में। वहाँ लिया था हमने सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और यहाँ ले रहे हैं केवल सॉल्वेंट।
और तीसरा अंतर उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी विलय के मोलों की संख्या निकालना तो हमने पहले सीख लिया, वो आपका आता है। एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के द्वारा दिया गया है कि NaOH के ऐसे विलयन की मोललता का परिकलन कीजिए जिसमें 8 ग्राम NaOH को जल के 500 ग्राम मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया हो। NaOH का द्रव्यमान कितना 8, NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना 40, ये हम निकालना जानते हैं। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 140। जैसा हमने पहले क्या किया था, पहले वाले में 4/40 किया था, तो यहाँ कितना करेंगे अपन 8/40 करेंगे। 8/40 करने से क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर NaOH का आ जाएगा कि मोलों की संख्या कितनी है। विलायक का भार कितना 500 ग्राम यानी कि 0.5 किलोग्राम, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो किलोग्राम आ गया 0.5। NaOH का कैसे निकालेंगे, NaOH का मोलर द्रव्यमान अपॉन NaOH का मोलर द्रव्यमान अपॉन 0.5, तो यहाँ देखो क्या आएगा, जैसे 8/40 अब और उसके नीचे क्या आ जाएगा 0.5। 8 जो NaOH का द्रव्यमान दिया गया है, 40 जो इसका मोलर द्रव्यमान है, 0.5 केवल विलायक का द्रव्यमान, तो इसका आ गया 0.2 मोल अपॉन 0.5 किलोग्राम, और यह आया 0.4 मोल किलोग्राम -1 या किलोग्राम इनवर्स। तो ये जो आपको दिया गया था इसकी मोललता कितनी हुई 0.4 मोल किलोग्राम -1। तो हमने क्या सीखा, हमने मोललता सीखा, और मोललता और मोलरता में मोललिटी और मोलरिटी में हमने अंतर करके भी सीखा कि दोनों में क्या अंतर है। विलय के मोलों की संख्या तो समान है, लेकिन अंतर क्या है, वहाँ विलयन का आयतन ले रहे हैं, वहाँ वॉल्यूम ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर मास लेते हैं, वहाँ सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ सॉल्वेंट लेते हैं। यहाँ हमें एक और बात सीखनी है कि टेम्परेचर का इफेक्ट, कि मोलेलिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर मास दिया हुआ है, मास पर टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो क्या होगा कि मोलेलिटी टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होती है, प्रभावित नहीं होती है। लेकिन जब हम बात करेंगे मोलरिटी की, मोलरता की, तो मोलरता में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ये आप जानते हो, ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ेगा। और ये किस में दे रखा है, ये जो वॉल्यूम है वो डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो क्या होगा कि मोलरता घटती चली जाएगी। तो ताप बढ़ाने पर या ताप में परिवर्तन करने पर मोललता का कोई प्रभावित नहीं होती है, लेकिन मोलरता जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे कम होती चली जाएगी। यहाँ एक बात और सीखें, रासायनिक प्रयोगशालाओं में वांछित सांद्रता का विलयन सामान्यतः अधिक सांद्र विलयन के तनुकरण से बनाया जाता है। अधिक सांद्र विलयन को स्टॉक सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसका अर्थ समझिए क्या है। होता क्या है, लेबोरेटरीज में या प्रयोगशालाओं में सांद्र विलयन या कंसंट्रेट सॉल्यूशन बनाकर रखते हैं, और फिर जो भी डिजायर्ड सॉल्यूशन है, मान लीजिए हमें कम सांद्रता का विलयन चाहिए, तो उसका हम डाइल्यूशन कर लेते हैं, उसका तनुकरण कर लेते हैं डिस्टिल वाटर मिलाकर, और उस स्टॉक सॉल्यूशन से जो भी डिजायर्ड सॉल्यूशन है उसको हम बना सकते हैं। बात को समझे उदाहरण से, जैसे M1V1 = M2V2। M1 हम किसको मान रहे हैं, M1 हम स्टॉक सॉल्यूशन की मोलरिटी को मान रहे हैं। तो M1 यहाँ पे क्या है, स्टॉक सॉल्यूशन जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी है। मान लीजिए वो कितनी है, 5m है। हमने जो लैब में जो सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है वो है 5 मोलरिटी का, तो हम लिख दिया 5m। इसका हम कितना विलयन लें, कितना वॉल्यूम लें इसका, कि ये M2 यानी कि 1m का सॉल्यूशन हमें बनाना है 1 लीटर में। बात आपके समझ में आ गई होगी। हमें 5m सॉल्यूशन से 1m बनाना है, हमें डाइल्यूशन करना है। कितना बनाना है, 1 लीटर बनाना है। तो उस 5m वाले का कितना हम वॉल्यूम ले लें, कितना आयतन लें कि हमारे पास में 1 मोलरिटी का 1 लीटर सॉल्यूशन बन जाए। तो फॉर्मूला हमारे पास में है M1V1 = M2V2। तो M1 की जगह क्या रखेंगे, 5m। V1 हमें निकालना है कि कितना वॉल्यूम लें। ये तो हो गया स्टॉक सॉल्यूशन के बारे में। और जो डिजायर्ड है वो क्या है, उसकी मोलरिटी 1m, 1 मोलरता का है, और 1 लीटर हमें बनाना है। तो V1 = क्या आ गया, 1m × 1L/5m, यानी कि V1 = कितना आ गया, 0.2 लीटर। इसका मतलब ये हुआ स्टॉक सॉल्यूशन से हम 0.2 लीटर लेंगे और रेस्ट इसमें 0.8 लीटर क्या मिला देंगे, हम इसमें डिस्टिल वाटर मिला देंगे, जिससे हमें 1m का 1 लीटर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन जो कंसंट्रेट होते हैं, जिनको लेबोरेटरी में रखे रहते हैं, जिनको स्टॉक सॉल्यूशन कहते हैं। और स्टॉक सॉल्यूशन से
जो भी डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है वो हम आसानी से बना लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हम इसको दोहराते हैं। सबसे पहले हमने सीखा लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि सीमांत अभिकारक क्या होते हैं। जो पहले समाप्त हो जाए, रिएक्शन में जो पहले खत्म हो जाए वो सीमांत अभिकारक कहलाता है या सीमांत अभिकर्मक कहते हैं, इसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेकर हमने इसमें सीखा था कि मोलों की संख्या निकाल लो और फिर देखो कितने वास्तव में रिक्वायर्ड है, उसको बैलेंस कर लो इक्वेशन को, फिर देखो कितने रिक्वायर्ड है। जो भी कम दिया हुआ है, जो भी कम मात्रा में हमें दिया गया है, वही क्या होगा, इसका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। फिर हमने सीखा कुछ कंसेप्ट्स के बारे में, सॉल्यूशन के कंसेप्ट्स के बारे में। सबसे पहले हमने मास परसेंटेज सीखा कि मास परसेंटेज क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं, उसके एग्जाम्पल से हमने उसको बात सीखी। फिर उसका हमने मोल फ्रैक्शन सीखा कि मोल अंश क्या है, किसी भी पदार्थ का मोलों की संख्या अपॉन टोटल उस विलयन में कितने मोल उपस्थित हैं। उससे हम 1, 2, 3, 4 जितने भी पदार्थ उपस्थित हैं उनके हर एक के अलग अलग मोल अंश निकाल सकते हैं। फिर हमने बात की मोलरिटी की बात की, उसके बाद मोललता की, और मोलरिटी और मोललिटी में हमने आपस में कंपैरिजन भी किया। तो इस प्रकार चैप्टर 1 में हमने बहुत सारे कंसेप्ट सीखे हैं और ये सारे कंसेप्ट इसलिए आवश्यक हैं, जैसे मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा था कि जब कभी भी आगे आप कोई सा भी केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ोगे, ये सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में हैं, तो इससे आपको पूरा चैप्टर, कोई सा भी चैप्टर हो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हम मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद।